तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अपने एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेकंड वाला पार्ट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंट वाले पार्ट को हम पूरी तरह ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज की इस क्लास में हम अपना ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो भाई मेरी बात सुनिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आज आप प्रेजेंट में हो तो आज आप अपने देश को डेवलप करो, आज आप अपने आप को डेवलप करो, लेकिन अपने देश को डेवलप करने के चक्कर में बेटा फ्यूचर जनरेशन के साथ धोखा मत करो। मतलब कहने का यह है कि हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है कि हम भी आज डेवलप हो सके और हमारी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कोई समस्या ना आए, वो भी अपने टाइम पे डेवलप हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज मैं देश में, आपको पता है रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो अगर आज हम पेट्रोल का यूज कम करेंगे, बिजली का यूज कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचा रहेगा, बिजली बची रहेगी। अगर आज हम अपने लिए पेट्रोल या बिजली का यूज ज्यादा करेंगे, ओवर यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, बेफालतू में अधिक पेट्रोल या अधिक बिजली यूज करेंगे, तो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी आज से हमारे 50-60 साल बाद, उनके लिए पेट्रोल और बिजली कम हो जाएगा, बिकॉज आज की डेट में हमने यूज ज्यादा कर लिया है। तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को समस्या पैदा होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि प्रेजेंट में हमको रिसोर्सेस का यूज ऐसे करना है कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को कोई समस्या फेस ना करनी पड़े, वो भी अपने टाइम पे इजीली डेवलपमेंट कर सके। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबे समय तक चले, फ्यूचर वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जहां पे आप प्रेजेंट जनरेशन की नीड को तो पूरा करोगे, लेकिन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन जब वो अपनी खुद की नीड पूरी करना चाहे तो उनकी नीड पूरी करने में उन्हें कोई कमी महसूस ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि यार हमारे टाइम पे तो पेट्रोल कम बचा है, हमारे टाइम पे तो बिजली कम बची है, हमसे पहले वाले लोगों ने जो है बहुत सारा यूज किया, मिसयूज किया। फ्यूचर जनरेशन को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। जब वो अपने टाइम पे डेवलपमेंट करने जाए तो उनके पास प्रॉपर मात्रा में रिसोर्स वगैरह होने चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आज हम रिसोर्सेस का यूज जो है बिल्कुल सही तरीके से करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी बेटा, इस डेफिनेशन को किसने दिया था? तो इस डेफिनेशन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, जब एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस मीनिंग को बोला गया था। इस मीनिंग को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था और उस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां पर भी एक मीटिंग हुई थी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस मीनिंग को लिखा था और इसी मीनिंग को जो है आपको पढ़ना है और इसी मीनिंग को आपको एग्जाम में लिखकर आना है, ठीक है जी। हाँ जी, हालांकि आपको इतना प्रॉपर लिख के आने की नीड नहीं है कि ये मीनिंग किसने दिया, कब दिया, आपको बस मीनिंग याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बोलता है इस मीनिंग के अंदर, इस मीनिंग के अंदर जो वर्ड नीड है, ये नीड, और दूसरा जो वर्ड है फ्यूचर जनरेशन, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोलता है ये जो नीड और फ्यूचर जनरेशन, ये दो मेन वर्ड है इस डेफिनेशन के अंदर। यहां बोला गया है कि नीड का मतलब है कि बेसिक आवश्यकता है, जैसे कि खाना, पानी, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर, कि आज आप अपनी प्रेजेंट की नीड को पूरा करो। आज आप अच्छा खाना हो, अच्छा पानी हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बट अपनी नीड को पूरा करने के चक्कर में, इट मींस खाना, पानी, घर, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको पूरा करने के चक्कर में फ्यूचर जनरेशन
फ्यूचर जनरेशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपको रिसोर्स पूरे छोड़ के जाने पड़ेंगे, रिसोर्स बचाने पड़ेंगे। इसी चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आपको केवल पेपर में इतना लिख के आना है जो आपके बॉक्स में है। ये दोनों बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको उसको अलग से पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी में एक ये भी टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है। जैसे कि एक व्यक्ति है एडवर्ड बाबियर, तो इन्होंने कुछ बात बोली है। फिर ब्रुटलैंड कमीशन ने कुछ बात बोली है, और हरमन डेली नाम के एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट ने कुछ बातें बोली है। तो आपको इन सबकी बातों को जानना है, इनको याद नहीं करना। मैं इनको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आपको याद नहीं करना, बस इनकी बातें माइंड में रखनी है। हो सकता है एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिले और आपसे पूछे ये डेफिनेशन किसने दी, तो आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी। डेफिनेशन तो केवल आपको याद रखनी है ये वाली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, बस ये डब्बे वाली बात याद रखनी है। ये सारी बातें बस पता होनी चाहिए किसने क्या कहा था। एग्जाम में इनके ऊपर क्या पता मैचिंग वाला सवाल बन जाए, क्या पता एमसीक्यू वाला सवाल बन जाए। ठीक है, तो देखिए एडवर्ड बाबियर सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, तो इनका जो मेन फोकस था बता दूं, इनका जो मेन फोकस था बेटा वो गरीबों पर था। कि अगर हम गरीबी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देंगे, अगर हम गरीबी के अगर हम गरीब लोगों के लेवल को बढ़ा देंगे, अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक कर देंगे, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। बिकॉज इनके अनुसार जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अपनी गरीबी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव नहीं कर पाते। जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, वो पेड़ काटता है, वो नदियों को, ठीक है, उनको पॉल्यूट करता है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, वो एनवायरनमेंट का मिसयूज करता है, उसको ओवर यूज करता है। अब गरीब व्यक्ति पेड़ काटेगा रहने के लिए, कोयला जलाएगा, एयर पॉल्यूशन होगा, नदी में नहाएगा धोएगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, तो इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर हम गरीब के लेवल को इंप्रूव कर दे, अगर एक गरीब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो एडवर्ड बाबियर का जो मेन फोकस था वो गरीबों के ऊपर था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंचना है तो गरीबों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जाए। तो अगर पेपर में गरीबों के ऊपर कोई बात बोली गई है और कहा गया है कि ये बात किसने बोली, तो क्या बोलेंगे जी, एडवर्ड बाबियर ने इस बात को बोला। आइए एक बार पढ़ते हैं क्या बोला। तो एडवर्ड बाबियर कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो गरीब है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जाए, और एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब बिल्कुल बेसिक से उनके लेवल को बढ़ाया जाए, बिल्कुल जड़ से उनकी गरीबी को दूर किया जाए। जैसे कि गरीबों की इनकम बढ़नी चाहिए, गरीबों के पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर होनी चाहिए, साफ सफाई की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए पीने का साफ पानी होना चाहिए। जब गरीबों को ये सुविधाएं प्रदान होगी तो इससे क्या होगा, इससे वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। ठीक है, बोलता है इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड लास्टिंग लाइवलीहुड दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। उनका एम है कि गरीबों की जो गरीबी है उसको दूर करो, उनको एक सुरक्षित और एक लॉन्ग लास्टिंग, एक लंबा जीवन, इससे क्या होगा, जब गरीबों की हम गरीबी कम करेंगे तो वो सिक्योर रहेंगे, वो एक अच्छा जीवन जिएंगे, और सबसे मेन बात, डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात किसने बोली, एडवर्ड बाबियर ने इस बात को बोला कि भाई इनका मेन फोकस है गरीबों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जाए, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में आसानी होगी। इनकी बात हो गई। उसके बाद ब्रुटलैंड कमीशन की बात करते हैं। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, तो इनका मीनिंग सबसे अच्छा मीनिंग माना जाता है, ये सिंपल सिंपल टू द पॉइंट बात की इन्होंने बोला कि भाई साहब सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रेजेंट में रिसोर्स का यूज ऐसे करना कि फ्यूचर जनरेशन को कोई समस्या ना हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग यही है कि प्रेजेंट में रिसोर्सेस का यूज ऐसे किया जाए कि आपकी वजह से फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस की कमी ना पड़े। और यही बात ब्रुटलैंड कमीशन ने बोली। द ब्रुटलैंड कमीशन एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ऑन प्रोटेक्टिंग, बेटा यहाँ पे ऑन वर्ड काट दो, एम्फेसाइज के बाद ऑन नहीं आता, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एम्फेसाइज के बाद ऑन नहीं आता।
ठीक है। द ब्रुटलैंड कमीशन एम्फसाइज प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन बाय अडॉप्टिंग टेक्निक्स विच हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बोलते हैं कि हमें फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्शन देनी है, कि फ्यूचर जनरेशन को कोई समस्या ना हो, तो हमें कुछ ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। एज पर द कमीशन, ब्रुटलैंड कमीशन के अनुसार द प्रेजेंट जनरेशन हैज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, कि जो आज की जनरेशन है, तुम है, हम है, जो वर्तमान में जीवित है, तो हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन का बच्चों मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है? टू बिक्विथ। बेटा बिक्विथ का मतलब होता है प्रोवाइड करना या पास करना, कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम बिक्विथ मतलब प्रोवाइड करें, पास करें एक बेटर एनवायरनमेंट, किसको? फ्यूचर जनरेशन को। तो ब्रुटलैंड कमीशन कहता है कि प्रेजेंट जनरेशन की, हम लोगों की, ये हमारा कर्तव्य है। मॉरल ऑब्लिगेशन माने ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम जो है अपने आगे आने वाली जनरेशन को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको जो है खुद प्रेजेंट में रिसोर्सेज का यूज ठीक से करना पड़ेगा। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि प्रेजेंट में रिसोर्स का यूज करो ही मत, प्रेजेंट में रिसोर्स बिल्कुल ऐसे, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि प्रेजेंट में डेवलपमेंट करो, प्रेजेंट में रिसोर्स का यूज करो, बट उतना ही करो जितनी रिक्वायरमेंट है, वेस्टेज मत करो, ओवर यूज मत करो, मिस यूज मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम खाना छोड़ दे ताकि भविष्य के लोग खा सके, नहीं नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है आप खाओ, आप अच्छे से खाओ, लेकिन उतना ही खाओ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अब आप बर्बाद कर रहे हो, फेंक रहे हो, वो गलत है। कि हमें जितना खाना है खाओ, लेकिन लेकिन उतना खाओ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। वेस्टेज मत करो, बर्बाद मत करो, ताकि फ्यूचर के लोग भी उसका यूज कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है। तो ये बोलता है आगे कि एटलीस्ट वी शुड लीव टू द नेक्स्ट जनरेशन अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ असेट नो लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिटेड। इस लाइन का मतलब ये है कि एटलीस्ट हमें फ्यूचर जनरेशन को ऐसा एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करना ही चाहिए जैसा हमें मिला है। अरे हमको भी तो हम एनवायरनमेंट अपनी पिछली जनरेशन से, पास्ट जनरेशन ने हमको भी तो एनवायरनमेंट दिया है ना। तो यहां पे इस लाइन का मतलब यह है कि जैसा एनवायरनमेंट हमको प्राप्त हुआ है, तो एटलीस्ट हम उसे और खराब ना करें। जैसा एनवायरनमेंट हमको हमारी पिछली जनरेशन ने दिया, हम भी फ्यूचर जनरेशन को ऐसा ही एनवायरनमेंट दे सके। हम उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम उनको भी एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। ये किसने बोला? ब्रुटलैंड कमीशन ने बोला। तो अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूं इनका पर्पस क्या है, तो ये कहते हैं प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए। और ये हमारी क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। इन्होंने एकदम सही मीनिंग बोला, सटीक मीनिंग बोला, ठीक है। इन्होंने ये चला गया गरीबों के ऊपर और इन्होंने बात कर ली जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? हरमन डेली की। जी हरमन डेली कौन है? हरमन डेली एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है। देखो ये, अबे कहां गए? ये जो शक्ल है ये हरमन डेली की है। यह एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है। तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, आइए इनकी बात भी कर लेते हैं। तो ये कहते हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो लिमिटिंग या फिर कंट्रोलिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो सबसे पहला है कि देश की पॉपुलेशन कम करो। पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी अर्थ, जितना हमारा एनवायरनमेंट उसको कैरी कर सकता है। आपने पढ़ रखा है एनवायरनमेंट की या अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि हम केवल इतनी ही भार को, इतनी ही चीज को कैरी कर सकते हैं, हम केवल इतना ही वेस्ट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो बोलता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, जितनी हमारी कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट है उस लिमिट तक ही देश में पॉपुलेशन होनी चाहिए। बोलता है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज लाइक अ प्लिमसोल लाइन ऑफ द शिप विच इज इट्स लोड लिमिट मार्क। इन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए प्लिमसोल लाइन वर्ड का यूज किया।
अब प्लिमसोल लाइन क्या होता है, तो बोलते हैं कि जैसे एक शिप में, एक जहाज में प्लिमसोल लाइन होती है। बेटा प्लिमसोल लाइन का मतलब होता है जो हमारा शिप होता है ना, उसमें लिखा होता है कि शिप पानी में कितना गया। भाई जब शिप चलेगा तो थोड़ा बहुत तो पानी में जाएगा, तो शिप पानी में कितना गया, कितना कितना गया। अब जितना ज्यादा शिप पर भार आता जाएगा, जितने लोग शिप पर चढ़ेंगे, जितना माल शिप पर लोड करेंगे, उतना ही शिप पानी में जाएगा। लेकिन शिप की भी लिमिट है ना, अगर ज्यादा लोग लोड कर दिए या शिप पे ज्यादा माल चला दिया तो शिप तो पानी में डूब जाएगा। तो बोलता है जिस प्रकार एक शिप की लिमिट है कि एक शिप पे इतना ही माल या लोग लोड हो सकते हैं, उससे ज्यादा हुए तो शिप डूब जाएगा और लोग मर जाएंगे, माल बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार अर्थ की भी लिमिट है कि अगर अर्थ पे आप ज्यादा लोग लोड करेंगे, अर्थ पे अगर आप ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो अर्थ की भी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अर्थ बर्बाद हो जाएगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, एनवायरमेंट पूरा जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि आप पिक्चर तो देखो, ये शिप है, ठीक है, ये पानी है, तो ये होता है लोड लिमिट मार्क, कि ये मान लो ये एक लिमिट है कि शिप जो है अगर पानी में, इतना पानी में शिप गया तो ठीक है। बट अगर आपने और माल लोड किया और शिप पानी में और गया तो इससे क्या होगा, शिप हमारा डूब जाएगा। तो ये जो शेष शिप पे बना होता है बेटा, ये जो है ना शिप पर ही यहाँ पे ऐसे बना होता है कि कितना शिप जो है पानी में गया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं लोड लिमिट मार्क। ठीक है जी, आगे बात करते हैं और क्या बोलता है। आगे बोलता है इन दी एब्सेंस ऑफ प्लिमसोल लाइन फॉर द इकोनॉमी। इसी प्रकार अगर देश की या अर्थ की प्लिमसोल लाइन नहीं होगी, अपने को पता ही नहीं है पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा, ह्यूमन स्केल ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। ह्यूमन स्केल का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज अपने को पता ही नहीं है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या बढ़ जा रही है बढ़ जा रही है बढ़ जा रही है, तो पॉपुलेशन इतनी अधिक हो जाएगी कि कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाएगी। और इस केस में जो हमारी पृथ्वी है डेविएट फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते से डेविएट माने भटक जाएंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे, एनवायरमेंट में समस्या पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इनकी जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल कर लोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लोगे। तो भैया इस वाले व्यक्ति ने बात कर दी गरीबी को लेके, इस वाले ने बात कर दी प्रेजेंट पे रिसोर्स यूज ऐसे करो कि फ्यूचर वाले भी उसको यूज कर सके, और इस व्यक्ति ने बात कर दी पॉपुलेशन को लेके, जनसंख्या को लेके। तो हर किसी ने अपनी अलग अलग एंगल से बात करी। लिखा भी है शॉर्ट में कि हरमन डेली का जो मेन फोकस क्या है जी, कीप्स ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन द अर्थ लिमिट, कि ह्यूमन एक्टिविटी या पॉपुलेशन वगैरह अर्थ की लिमिट के अंदर होनी चाहिए। तो अलग अलग पर्सन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, होपफुली समझ में आ गया होगा। आपको हर किसी का मीनिंग याद करने की नीड नहीं है, आपको केवल इनका मीनिंग पढ़ना था, समझना था, ताकि पेपर में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू वगैरह या कैसा भी, तो अब आपको समझ में आ जाए कौन से व्यक्ति ने क्या बात बोली, किसके ऊपर बोली। ये कुछ भी आपको याद नहीं करना, केवल इसको 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीनों बात, और तीनों बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी है भाई, मैं अपने आप से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ये तीनों बातें कहां लिखी है आपकी एनसीईआरटी में। चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं आगे। अब एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है कि 2015 की बात है, द यूएन फॉर्मुलेटेड, यूएन ने बेटा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बनाए थे, जो कि हमारा उद्देश्य था कि 2030 तक हम इन सभी गोल्स को अचीव कर ले। समझेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 बनाए गए थे, और देखो ये काउंटिंग करोगे 17 गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे जिसको पूरे वर्ल्ड में 2030 तक अचीव करना है। तो बस आपको यही लाइन याद रखनी है कि यूएन ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए थे, 17। कब बनाए थे, 2015 में। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है। ये गोल क्या है, आपको गोल नहीं पढ़ना है, ये गोल आपके सिलेबस में नहीं है, बट बता दिए गोल थे कितने, 17। जैसे अगर बताऊं कि नो पॉवर्टी, पहला पूरे वर्ल्ड में गरीबी खत्म हो जाए, जीरो हंगर, पूरे वर्ल्ड में जो है भूख खत्म हो जाए, कोई भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पूरे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग जो है अच्छी हेल्थ मेंटेन रखे,
क्वालिटी एजुकेशन, सबके पास अच्छी क्वालिटी हो, एजुकेशन अच्छी हो, जेंडर इक्वालिटी, पूरे वर्ल्ड में मेल फीमेल की भी समानता आ जाए। तो ऐसे करके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूएन ने बनाए थे 2030 तक अचीव करने के लिए। ठीक है जी, चलिए ये गोल नहीं पढ़ने, ये गोल नहीं पढ़ने, बस आपको क्या रखना है, कितने गोल थे जी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे। अगर आप देखोगे तो जब हमने इसको टॉपिक को शुरू किया था, यहाँ पे हेडिंग थी, तो वहां भी लिखा था 17 SDG, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब हमने क्लास शुरू की थी। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमने फर्स्ट टॉपिक हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग वगैरह, डेफिनेशन वगैरह हो चुकी है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के स्टेप क्या है। और अगर हम इन स्टेप की बात करें तो इन स्टेप को बेटा हरमन डेली, क्या बोला मैंने, हरमन डेली ने इन स्टेप्स को दिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के कुल मिला के 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 स्टेप है। 5 स्टेप के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन देख लो कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है। देखो मैंने ये नहीं बोला कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश आती है ध्यान से पढ़ो। व्हाट आर द नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव मतलब कैसे होगा। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर अकॉर्डिंग टू हरमन डेली, हरमन डेली के अनुसार, जो कि कौन है, एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, एनवायरमेंट के इकोनॉमिस्ट है। तो इनके अनुसार व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के क्या स्टेप्स हैं। तो भैया 5 स्टेप्स की बात बोली गई है। बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इफ वी स्ट्रिक्टली फॉलो द 5 गिवन रूल। अगर आप इन 5 रूल को फॉलो कर लेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर लेंगे। जहां पे कि सबसे पहला रूल क्या है जी, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नियंत्रण। भाई ये बोलते हैं, और ये बात तो आप जानते ही हो कि हरमन डेली भाई साहब का मेन फोकस इस चीज पर ही है। हरमन डेली जी का किस चीज पर, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। तो उनकी सबसे पहले रूल, सबसे पहला बात यही है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो अर्थ अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहेगी और हम अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। तो क्या बोलता है, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड टू अ लेवल विच इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए, कि जनसंख्या उतनी ही बढ़े जितनी हमारी पृथ्वी, हमारा एनवायरमेंट कैरी कर सके। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट इज जस्ट लाइक द गुड्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप। वही वाली बात प्लिमसोल लाइन की, एक जिस प्रकार एक शिप की, एक जहाज की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि शिप इतना ही माल कैरी कर सकती है, उसी प्रकार एनवायरमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि हमारी अर्थ इतने ही जनसंख्या को कैरी कर सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जी, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा दूसरा स्टेप बोला गया है जी, रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब ये वाला पॉइंट भाई समझना, रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या है जी, रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दिख रहा है आप लोगों को। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ, दिख तो नहीं रहा होगा, हटाया तो मैं इसको। हाँ जी सुनो, ये क्या कह रहा है बेटा, यो कह रहा है कि देखो रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, इट मींस जो बार बार क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि उसका भी यूज रेस्ट्रिक्ट कर दो। रेस्ट्रिक्ट का बच्चों मतलब ये नहीं होता कि यूज करना बंद कर दो। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि चलो मान लो पेड़ है, सुनना बहुत ध्यान से, मान लो पेड़ है, अब आप बोल रहे भैया पेड़ तो काटेंगे दोबारा उग जाएंगे, काटेंगे दोबारा उग जाएंगे, तो पेड़ में क्या दिक्कत है। ये कहना चाह रहा है
जो पेड़ अगर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये दोबारा उग जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा मत करो ना कि आप पेड़ काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो और नए उगा नहीं रहे। अगर आप ऐसे करके सारे पेड़ काटोगे और मान लो आप नए पेड़ प्लांट नहीं करोगे, नए पेड़ नहीं उगाओगे, तो ऐसे केस में तो एक टाइम आएगा सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। फिर आप ऑक्सीजन कहां से लोगे? फिर आप जो है जो पेड़ों की नीड है उन्हें कैसे पूरा करोगे? ऐसा तो है नहीं आज आपने पेड़ उगाया और कल उग गया। पेड़ को उगने में सालों साल लग जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स का हम यूज तो भले ही कर रहे हैं, पेड़ वगैरह है वो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका यूज भी सोच समझ के करो, उनका एक्सट्रैक्शन कम करो, उनका जनरेशन ज्यादा करो। पेड़ काटो कम और पेड़ लगाओ ज्यादा। पेड़ काटने के लिए मना नहीं कर रहे, हालांकि पेड़ काटना मना है, अच्छी बात नहीं है, पेड़ काटना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यदि आप मान लो पेड़ काट रहे हो तो उससे ज्यादा आपको पेड़ उगाने चाहिए, उससे ज्यादा आपको पेड़ का जनरेशन करना चाहिए। तो वही बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दो, मतलब कम कर दो। ठीक है, बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, कि अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, पेड़ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप पेड़ को निकाल रहे हो, पेड़ को काट रहे हो, तो सस्टेनेबल बेसिस पे ये काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ जनरेशन। ये बोलता है कि आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो लेकिन जो एक्सट्रैक्शन की रेट है वो जनरेशन की रेट से कम होनी चाहिए। अगर आप पेड़ उगा रहे हो 10 तो केवल काटो 5, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तभी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस विद रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है एक होते हैं बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बार बार रिन्यू नहीं हो सकते, जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। कोयला है, पेट्रोल है, जो हमारी धरती के नीचे है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, बोलता है उनको तो भाई यूज बंद ही कर दो, उनको सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब है उनके स्थान पे आप रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज शुरू कर दो। और लेकिन आपको पता है, अभी आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा है, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज तो करोगे लेकिन उसका भी यूज कम कम करना है, उसका जनरेशन ज्यादा करना है, एक्सट्रैक्शन कम करना है। थोड़ी बातें कंफ्यूज हो रही होगी, एक बार रीडिंग करोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। आइए मुझे केवल पढ़ाने दो। तो बोलता है सबसे पहली बात, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को तो यूज ही बंद कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। नॉन रिन्यूएबल के स्थान पे कोयला, पेट्रोल वगैरह इन सब के स्थान पे रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना चाहिए। और दूसरी बात, रिन्यूएबल रिसोर्स का जो यूज करना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, उसका यूज भी सस्टेनेबल बेसिस पर करना चाहिए। इट मींस उसको भी ऐसे यूज करो कि एक्सट्रैक्शन कम हो, पेड़ काटो कम और जनरेशन ज्यादा हो। क्या बोलता है? बोलता है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है आर डिप्लीटेड, भाई वो कम हो रहे हैं, कोयला है, पेट्रोल है, समय के साथ साथ यूज हो रहा है तो कम हो रहा है। तो बोलता है उसके स्थान पर रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट मस्ट बी डेवलप, हमें उसके स्थान पे ऐसे आइटम्स का, ऐसे रिसोर्स का यूज करना चाहिए जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, जो बार बार क्रिएट हो सकते हैं। अन्य शब्दों में हम कहना चाह रहे हैं द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, कोयला है, पेट्रोल है, ये जो डिप्लीट हो रहे हैं, ये जो कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो रेट है शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट। मतलब ऐसा ना हो कि हम बहुत स्पीड में कोयला, पेट्रोल खत्म करे जा रहे हैं और उसके स्थान पे जो रिसोर्स यूज करने चाहिए हम उसका यूज जो है इतना नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो है कोयला, पेट्रोल वगैरह का यूज अब कम कर देना चाहिए, उनकी डिप्लीशन कम होनी चाहिए, उनका यूज कम होना चाहिए, और उसके स्थान पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कभी खत्म नहीं होंगे, हवा है, पानी है, ठीक है, आपका हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ वगैरह हो गए, तो हमें इनका यूज जो है ज्यादा करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप एक बार अपने आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई, अगला पॉइंट बोलता है बिकम इनपुट एफिशिएंट। इनपुट एफिशिएंट बनने का मतलब यह है
कि हम जो इनपुट यूज करते हैं हमें उस इनपुट का पूरा पूरा यूज कर लेना चाहिए। उस इनपुट से जितना प्रोडक्शन होता है हमें उतना प्रोडक्शन करना चाहिए। इनपुट का बच्चों मतलब होता है प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीजें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप प्रोडक्शन में कोयला या पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो यहां बोला जा रहा है उस कोयले पेट्रोल का यूज बिल्कुल ऐसे कर लो कि उस कोयले पेट्रोल से जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना बेनिफिट मिल जाए। ऐसा ना हो ना हमने कोयला पेट्रोल यूज किया, जितना बेनिफिट चाहिए था हमने वो ले लिया और बाकी हमने वेस्ट कर दिया, तो गलत है। इनपुट एफिशिएंट का मतलब है कि हम जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज करो, उसकी वेस्टेज ना करो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास इतना आटा है, अब इतने आटे से मान लीजिए 20 रोटी बन सकती है, बट मैंने इतने आटे से केवल 10 रोटी बनाई और मैंने बहुत सारी वेस्टेज करी, तो वो चीज गलत है। अगर इतने आटे से 20 रोटी बन सकती है तो पूरी 20 ही बनाओ। इनपुट को, आटे को, जो आपका इनपुट है उसका बिल्कुल एफिशिएंट यूज करो, बिल्कुल वेस्टेज ना करो। अगर आपके 1 लीटर पेट्रोल से, सुनना बात को बहुत ध्यान से, अगर 1 लीटर पेट्रोल से 60 किलोमीटर बाइक आपकी चल सकती है तो भाई 60 किलोमीटर चलाओ। ऐसी बाइक लो जो 60 किलोमीटर ही चलाए। अब लोग करते हैं क्या है, फैशनबाजी में आने के लिए, दिखावे में आने के लिए ऐसी बाइक खरीदते हैं जिसमें पेट्रोल बहुत लगता है। 1 लीटर पेट्रोल जाएगा लेकिन बाइक केवल चलेगी 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे रिसोर्स की वेस्टेज है ये, कि आप जब 1 किलोमीटर में, अगर आपके पास मान लो स्प्लेंडर है या स्कूटी है, जब आप 1 किलोमीटर से एक लीटर पेट्रोल से 60 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हो तो आपने हवाबाजी करने के लिए महंगी बाइक क्यों खरीदी? 1 लीटर में आप 20 किलोमीटर क्यों जा रहे हो? 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो आप कवर कर सकते थे उसका नुकसान आपने कर दिया, नहीं कर दिया? तो वही बोल रहा है इनपुट एफिशिएंट बनो। ठीक है, बोलता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी मेड, बोलता है तकनीक बढ़नी चाहिए, देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए टू मेक इनपुट एफिशिएंट, ताकि इनपुट हमारे एफिशिएंट हो सके, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। हमें इनपुट कंज्यूमिंग नहीं बनना। अगर मैं बाइक खरीदता हूं, ठीक है, जो कि 1 लीटर में केवल 20 किलोमीटर चलेगी, तो ये इनपुट कंज्यूमिंग है, मैं इनपुट को कंज्यूम कर रहा हूं, मैं उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर रहा। बट मैं स्कूटी खरीदता हूं जहां पे 1 लीटर पेट्रोल में मैं चलूंगा 60 किलोमीटर, तो ये इनपुट एफिशिएंट है। तो इनपुट एफिशिएंट बनो, इनपुट कंज्यूमिंग मत बनो। ऐसे रिसोर्स यूज करो जहां पे, ऐसी चीजें यूज करो जहां पे आपके रिसोर्स लंबे समय तक चल सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अब एक लाइट ऑन होके पढ़ाई हो सकती है, दैट इज इनपुट एफिशिएंट, लेकिन आपने चार चार लाइटें खोल रखी है पढ़ाई करने के लिए, दैट इज इनपुट कंज्यूमिंग। तो इनपुट कंज्यूमिंग नहीं, इनपुट एफिशिएंट बनो। बोलता है इट इंप्लाइज दैट एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोड्यूस मोर पर यूनिट ऑफ इनपुट। हमें ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि हम जो है पर यूनिट इनपुट से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। मैंने वही बोला, हमें ऐसे एफर्ट्स करना चाहिए कि हम इतने आटे से जितनी ज्यादा रोटी बन सकती है उतनी ज्यादा बनाए। इतने पेट्रोल से, 1 लीटर पेट्रोल से जितना अधिक दूर जाया जा सकता है उतना ही दूर जाया जाए, हमें वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है, इट विल देन रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। इससे क्या होगा, रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट बोलता है कंट्रोल पॉल्यूशन। हमें जो है प्रदूषण पे, पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल प्राप्त करना होगा यदि अपने को क्या बनना है, यदि अपने को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। बोलता है पॉल्यूशन एमिशन शुड बी लिमिटेड टू द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, कि हम जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। इट मींस अधिक मात्रा में पॉल्यूशन नहीं करना, उतना ही पॉल्यूशन करो जितना एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर सके। इन एफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। पॉल्यूशन की वजह से इन एफिशिएंसी माने जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए, उन समस्याओं को कम किया जाना चाहिए। तो 5 स्टेप है जो कि हरमन डेली भाई साहब ने बोले। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण पाओ। दूसरा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज जो है रेस्ट्रिक्ट कर दो, पेड़ वगैरह का यूज जो है आप ऐसा करो कि पेड़ काटो कम, लगाओ ज्यादा। तीसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को तो भूल ही जाओ, कोयला, पेट्रोल, इनका तो यूज ही कम कर दो। इनके स्थान पर रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, जिनको बार बार क्रिएट कर सकते हैं,
पेड़ वगैरह, उन्हीं का यूज करो। बिकम इनपुट एफिशिएंट, इनपुट का यूज ऐसे करो उससे जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है उतना प्रोडक्शन हो, और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। होपफुली ये सारे पॉइंट आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मेरे को आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाने थे, ये टॉपिक दोनों मीनिंग वगैरह और हरमन डेली के 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली क्लास, और ये क्लास थोड़ी लेंथी भी चलेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी पढ़नी है, कुल मिला के 8 9 10 कुछ स्ट्रेटेजीज है, और हर स्ट्रेटेजी में अच्छा खासा टाइम जाएगा, और यहां से सवाल पेपर में बहुत ज्यादा बनता है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको टाइम पे देख लेना। और फिर उसकी एक क्लास और लगेगी जिसमें कुछ मिक्स टॉपिक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारा इतना काफी है। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।